क्रिकेट के मैदान से। पर्थ और मेलबर्न के बाद सिडनी में कौमी टीम की किस्मत नहीं बदली। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को तीसरे टेस्ट में भी हरा दिया और टेस्ट सीरीज 3-0 से अपने नाम कर लिया। चौथे दिन का खेल शुरू हुआ तो मोहम्मद रिजवान और आमिर जमाल की जानिब से कुछ मज़ाहमत सामने आई, लेकिन मीर हमजा और हसन अली की कारकर्दगी कोई काबिल जिक्र नहीं रही। जी हाँ, मोहम्मद रिजवान 28, आमिर जमाल 18 रन, हसन अली 5 रन बनाकर आउट हुए, जबकि मीर हमजा 1 स्कोर बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान की पूरी टीम 115 रन बनाकर आउट हो गई। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 130 रन का हदफ मिला, जो मेजबान टीम ने 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। मेहमान टीम की जानिब से दोनों विकेटें साजिद खान ने हासिल की। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश कर दिया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच में भी ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। स्पोर्ट्स एडिटर जाहिद मकसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जाहिद साहब, तीनों मैच हार गई पाकिस्तानी टीम और पिछली कारकर्दगी देखी जाए तो क्या कहेंगे, कहाँ कमियां रह गई, क्यों काबू नहीं पा रहे ये लोग? देखिए, कमी एक नहीं, कमी तो कई देखी गई है सीरीज में, और खास तौर पर मैं तो कहूंगा कि फील्डिंग की वजह से पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा है। अगर ओवरऑल बैटिंग और बॉलिंग का कंपैरिजन किया जाए तो बैटिंग ऑस्ट्रेलिया की भी बहुत ज्यादा कामयाब नहीं रही, सिवाय एक बड़ी इनिंग्स जो डेविड वार्नर खेल गए थे और पहला उनका एक कैच ड्रॉप हुआ, फिर उन्होंने सेंचुरी मुकम्मल की। पाकिस्तानी बॉलिंग साइड ने काफी हद तक अपनी जो है वो हिस्सा अदा किया है, क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को, जो कि कहा जाता था कि वही बॉलिंग मजबूत होगी जो ऑस्ट्रेलिया की 10 विकेटें लेगी, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की टीम को 4 इनिंग्स में जो है वो पूरी तरह से आउट किया। सिडनी में उन्होंने 299 पर पहली इनिंग्स में आउट किया, ऑस्ट्रेलिया को सेकंड टेस्ट में 318 और 262 पर आउट किया। फर्स्ट टेस्ट में एक बड़ी इनिंग्स खेल रही थी लेकिन पूरी टीम आउट हुई ऑस्ट्रेलिया की और 360 रन से गिरी। तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइन और खास तौर पर जो टॉप ऑर्डर है वो बुरी तरह फ्लॉप हुआ है तकरीबन हर जगह पे। सिर्फ एक शान मसूद को कहा जा सकता है कि निस्बतन बेहतर खेले, क्योंकि वो नए कप्तान बनाए गए थे और कहा जाता था कि बाहर बैठे बैठे उनको टीम में शामिल किया गया, लेकिन उन्होंने 181 रन 6 इनिंग्स में बनाए हैं, जिसमें खास तौर पर मेलबर्न टेस्ट में उन्होंने नहायत जिम्मेदारी के साथ दोनों इनिंग्स में 2 फिफ्टियां बनाई। इसके अलावा बाबर को देखा जाए तो बाबर आजम मुकम्मल तौर पर मैं समझता हूँ, क्योंकि उनके साथ एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं और ये भी तस्वर किया जा रहा था, कहा जा रहा था, और पीसीबी और मैनेजमेंट का भी ये मौक़िफ़ था कि कप्तानी के बोझ हटने के बाद बाबर आजम जो है एक अच्छे स्टाइल में, एक अच्छे अंदाज में अपनी इनिंग्स आगे बढ़ाएंगे, अपनी जो है बैटिंग का मुजाहरा करेंगे, लेकिन उन्होंने एक भी 50 नहीं बना सके 6 इनिंग्स में। और पहले मैच में क्योंकि सरफराज ने अच्छा स्कोर नहीं किया था, बड़े शाही दिखाई दे रहे थे, मोहम्मद रिजवान को चांस मिला। अब यह कहा जा सकता है कि इस सीरीज में मोहम्मद रिजवान और आमिर जमाल ही 1-2 हैं जिन पर फख्र किया जा सकता है, क्योंकि मोहम्मद रिजवान ने 4 इनिंग्स में 193 रन बनाए हैं। इस टेस्ट में उन्होंने दोनों इनिंग्स में अच्छी बैटिंग की। आज अगर वो 28 तक पहुंच गए थे, आमिर जमाल 18 रन बनाए दोनों ने, और पाकिस्तान जो है पूरी टीम जो है बड़ी जल्दी 115 पर ढेर हो गई। जोश हेजलवुड, जिन्होंने कल एक ओवर में 3 विकेटें गिराई थी, उन्होंने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर पाकिस्तान को 130 तक हम रोकने में कामयाब हो गए तो मैच आसानी के साथ जीत जाएंगे। उन्होंने जो कहा वो साबित भी कर दिया। अगर लंबी इनिंग्स खेलने में कामयाब हो जाते रिजवान और अहमद जमाल मजीद, क्योंकि दोनों ने आज 42 रन की शरारत की, लेकिन बुनियादी तौर पर पाकिस्तान उसी वक्त ही अपने हाथ से मैच स्लिप हो चुका था पाकिस्तान से, जब 68 पे 7 कल आउट हुए पाकिस्तान के, और एक जाता था और एक वापस आता था। अजीब प्रेशर लिया पाकिस्तान की बैटिंग लाइन ने और बहुत ही मायूस कुन खेल पेश किया। डेविड वार्नर जो है एक लंबी सीरीज खेलकर बहुत लोगों के दिलों पर हुक्मरानी करने के बाद एक अच्छी इनिंग्स के बाद आज उन्होंने 57 रन की इनिंग्स खेली। आखिरी लम्हात में साजिद खान का शिकार बने और लबुशेन ने 62 रन बनाए थे, तो आसानी के साथ कहना चाहिए दूसरा रे पाकिस्तानी जीत जा। इससे पहले ये राय दी जा रही थी कि सिडनी की पिच इस किस्म की है कि चौथी इनिंग्स यहाँ पर खेलनी काफी मुश्किल होगी, लेकिन ये तब होता जब पाकिस्तान तीसरी इनिंग्स में अच्छा टारगेट देता, थोड़ा सा टीम पर प्रेशर होता ऑस्ट्रेलिया की टीम पर, लेकिन मैं नहीं समझता 129 रन के टारगेट का उन पर इतना बड़ा प्रेशर था। इंतहाई जिम्मेदारी के साथ खेलते हुए वो मैच उन्होंने जीत लिया। और पाकिस्तान की बैटिंग का पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि अब देखें इब्तदाई खिलाड़ी सेकंड में उन्होंने 97 रन बनाए थे पहली इनिंग्स में, बाकी 5 विकेटों ने 217 बनाए, जिसमें आमिर जमाल ने 82 रन बनाए, रिजवान ने 88 रन बनाए, लेकिन दूसरी इनिंग्स में तो तमाम फ्लॉप हो गए। साइम अयूब जरूर थे क्योंकि पहले इनिंग्स में 0 पर आउट हुए थे और उन्होंने 33 रन की इनिंग खेली और मोहम्मद रिजवान ने 28। बाकी बड़े बड़े जितने भी हमारे स्टार्स हैं वो बिल्कुल बुरी तरह से नाकाम हुए। तो इस सीरीज में खास तौर पर पाकिस्तान की बैटिंग और टीम सिलेक्शन पर बहुत से सवाल उठते हैं।
اور پھر پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ بھی ابھی تک نہیں بتایا گیا کہ شاہین افریدی خود ریسٹ لینا چاہتے تھے یا ٹیم مینجمنٹ کی پالیسی تھی کہ ان کو بٹھا دیا جائے کہ اس کے بعد جو ہے T20 سیریز کھیلی جائے گی. تو ٹیم مینجمنٹ کو، ٹیم سلیکشن کو، اور خاص طور پر جب بھی ٹیم کسی ملک میں جاتی ہے ایک فٹنس ٹیسٹ ہوتے ہیں اور فٹ پلیئر کو ٹیم میں لیا جاتا ہے. ابرار الحق نے پورا ٹور ساتھ کیا اور وہ فٹ نہیں ہو سکے اور واپس آ گئے. فٹنس مسائل نے بھی نقصان پہنچایا، فیلڈنگ نے کافی حد تک پاکستان کو نقصان پہنچایا. زاہد مقصود صاحب، یہ وہ تمام مسائل ہیں جن کا ذکر پہلے بھی کیا جاتا رہا ہے. جب بھی کوئی سیریز ہار جاتے ہیں یا میچ ہار جاتے ہیں تو ایک بار پھر ان کا ذکر ناگزیر ہو جاتا ہے. کیا سمجھتے ہیں پاکستانی بیٹنگ لائن میں جو خامیاں ہیں وہ کس طرح سے دور کی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں، ایک تو سیریز اب آپ کو پتا ہے PSL بہت زیادہ ہے، جو بورڈ اب پالیسی بنانے بھی جا رہا ہے کہ ان کو کتنی اجازت ہونی چاہیے کھیلنے کی. PSL میں تھوڑا وقت ہے، تھوڑی محنت ہے اور پیسہ بہت زیادہ ہے، اٹریکشن بہت زیادہ ہے. اور ٹیسٹ کرکٹ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ زیادہ تر بہت سے پلیئر جو ہے کھیلنا بھی نہیں چاہتے ٹیسٹ کرکٹ، کیونکہ 5 دن ہے، اس میں نسبتاً اس سے کم پیسے ہیں. لیکن پلیئرز کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا اور ٹیم مینجمنٹ کو بھی، کیونکہ یہاں پہ ایک نئے اختیارات دیے گئے. محمد حفیظ کو وہاب ریاض بھی نئے چیف سلیکٹر تھے. تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کیمپ لگ رہا ہے بہت ہی تھوڑے دن کا یہاں پہ لگایا گیا تھا، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں توجہ دینی ہوگی. پاکستان کے پاس یہی ٹیلنٹ ہے جو سامنے ہے. ٹیم سلیکشن کا یہاں تک تو ہے کہ کوئی سپنرز کا کوئی کم مدت سے نہیں لگا، اس لیے کوئی بڑا سپنر پاکستان میں آ ہی نہیں رہا. سعید اجمل کے بعد ان کی جگہ لینے کے لیے کوئی اتنا بڑا سپنر نہیں آیا. پھر پلینگ سائیڈ میں بھی تھوڑی سی خامیاں رہیں. پھر بدقسمتی سے خرم شہزاد جن کو لیا گیا تھا، ڈومیسٹک کے سب سے اچھے بولر تھے، وہ بھی ایک میچ کے بعد انفٹ ہو گئے. تو فٹنس مسائل، فیلڈنگ اور خاص طور پر میں سمجھتا ہوں اسپن اور فاسٹ بالنگ کا کیمپ لگانا پڑے گا، کیونکہ بڑی ٹیم میں جب پلیئر آتے ہیں تو انڈر 19 کی سطح پر یا انڈر 20 ٹیم یا A ٹیم کی سطح پر کام کر کے، محنت کر کے پھر ان کو قومی ٹیم کے لیے منتخب کیا جاتا ہے. صحیح. زاہد مقصود، سپورٹس ایڈیٹر ہمارے ساتھ موجود تھے. سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا.